ये आदमी गलती से बौने लोगों के द्वीप पर आया। उसके पूरे शरीर पर रस्सियों से बांध दिया गया था, यहाँ तक कि उसके 35 नंबर के कैनवास जूते भी ताले से बंद थे। पॉल ने ओ कहा और लकड़ी की खूंटी जड़ समेत उखाड़ दी। वह खड़ा हुआ और सोचा कि वह जरूर सपना देख रहा है। उस समय जनरल अपने घोड़े पर सवार होकर उसकी ओर आया और भाला लेकर उस पर वार करने के लिए आगे बढ़ा। इसके बाद कुछ सैनिकों ने मिलकर कांटे फेंके जो पॉल के मोटे कूल्हों पर फंस गए और खींचना शुरू कर दिया। पॉल सहन नहीं कर सका और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। फिर वह बेहोश हो गया। जब वह फिर से जागा तो वह फिर से कसकर एक गाड़ी पर बंधा हुआ था और धीरे धीरे उसे छोटे लोगों के देश में धकेला जा रहा था। तमाशबीन लोग दौड़कर देखने आए। पॉल को एक राक्षस समझा गया। राजमहल के द्वार पर उन्होंने पॉल को बांध दिया। यहाँ तक कि समझदार राजकुमारी ने भी इतना बड़ा आदमी कभी नहीं देखा था। अगले दिन पॉल को खेत में ले जाया गया और गाड़ी खींचते हुए जमीन जोतने लगा। इसी समय महल पर दुश्मन देश के सीके का हमला हो गया तो जनरल ने तुरंत दिशा बदलते हुए पॉल को नियंत्रित कर महल की ओर वापस जाकर बचाव के लिए भेजा। इस तरह पॉल जाऊसी के कदमों के साथ प्रति सेकंड 60 किलोमीटर की गति से महल की ओर वापस गया। जनरल ने पॉल को नीचे झुकने को कहा, फिर स्वयं कूद गया अकेले जाकर बचाव करने के लिए। राजकुमारी और सभी सैनिकों को आदेश दिया कि वे हस्तक्षेप न करें, लेकिन काल जानता था कि जनरल फिर से डिंग मार रहा है, इसलिए उसने पॉल की बेड़ियां खोल दी और उसे राजकुमारी को बचाने में मदद करने के लिए कहा। इसी संकट के समय पॉल ने तुरंत 2 हथियारों को पकड़ लिया, मुड़कर उन्हें मछली के तालाब में फेंक दिया और इस तरह आसानी से राजकुमारी को बचा लिया। जब जनरल वहां पहुंचे तो लड़ाई खत्म हो चुकी थी। राजकुमारी ने पॉल का बहुत आभार व्यक्त किया और राजा अभी भी जलते हुए महल में फंसे हुए थे, इसलिए पॉल फिर से आगे बढ़ा। वह राजा को हाथ से बाहर निकालना चाहता था, लेकिन आग की वजह से उसका हाथ जल गया। हड़बड़ाहट में उसने अपनी बड़ी पैंट उतार दी और एक पीली पानी की धारा निकलती दिखाई दी। कुछ ही समय में उसने आग पूरी तरह से बुझा दी। हालांकि गंध अच्छी नहीं थी, लेकिन परिणाम ठीक था। इस समय प्रतिस्पर्धी स्वभाव वाले जनरल आए। आदमी ने अनायास ही अपना पैर घुमाया और संयोगवश सब कुछ जनरल पर गिर पड़ा। जब राजा नीचे आए तो माहौल में कोई गर्मजोशी नहीं थी, सब कुछ सूखा सा लग रहा था। विशेष रूप से दाव साहब तेनाली ने पूरी थाली उठाकर इस पानी की रोटी को सीधे ही मुंह में डाल लिया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि दांतों के बीच फंसने के लिए भी पर्याप्त नहीं था। काफी देर तक खाया लेकिन पेट नहीं भरा, लेकिन इससे बातें बनाने की कला पर कोई असर नहीं पड़ा। जिक्र बताया कि वो ऑर्डमैन है जो सभी नाफरमानी करने वाले छोटे राक्षसों को ठीक करता है। वह बात इस तरह कही गई थी कि वह खुद भी उस पर विश्वास करने लगा था। वाने देश के लोग ईर्ष्यापूर्ण दृष्टि डाल रहे थे। अगले दिन राजा ने जीवन रक्षक के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए विशेष रूप से किनारे पर आदमी के लिए एक बनाया, एक विला, जिसके बाद वह आदमी लिलीपुट में शिखर पर पहुंच गया। न केवल कोई विशेष रूप से उसके लिए कॉफी बनाता था, बल्कि दर्जनों लोग उसकी पीठ भी दबाते थे और यहाँ तक कि फिल्म देखने के लिए भी हजारों लोग उसके साथ होते थे। समय के साथ आदमी को राजा का बढ़ता हुआ सम्मान मिलता गया और उसे सीधे हीरो मेडल दिया गया। इसने जनरल की स्थिति को भी प्रभावित किया। बदला लेने के लिए जनरल ने चुपके से बौनों के देश की रक्षा सुविधाओं को बंद कर दिया, जिससे दुश्मन देश को अवसर मिल गया और उन्होंने न केवल महल पर गोले दागे बल्कि बड़ी सेना से आक्रमण किया, जिससे बौनों के देश को आश्चर्य में डाल दिया। स्थिति को गंभीर होते देख छोटा सुंदर आदमी तुरंत उस व्यक्ति के पास गया जो विला में आराम कर रहा था। छोटे इंसानों के देश का नायक होने के नाते वह व्यक्ति निश्चित रूप से चुप नहीं बैठ सकता था, इसलिए वह राजा के सामने आदेश लेने गया। मगर इस समय जनरल ने ताने कसते हुए कहा कि वह आदमी कुछ भी नहीं है। मजबूरी में आदमी को सिर झुकाकर आगे बढ़ना पड़ा। उसने अपनी बड़ी लाल टी शर्ट और 48 नंबर के बड़े जूते उतार दिए और फिर समुद्र की ओर चल दिया। जब वह दुश्मन के सामने पहुंचा तो उसने दुश्मन की सेना पर हमला नहीं किया, बल्कि मित्रता की पहल की। उसने समझाने की कोशिश की। दुश्मन ने सुना और मैं यहाँ बच्चों के खेल में लगा हूँ। तुरंत बड़ा हाथ हिलाया, सामने असंख्य गोले आ गए, लेकिन गोले शरीर पर लगे तो सिर्फ एक निशान छोड़ दिया। शरीर पर कोई चोट नहीं आई। इसके तुरंत बाद आदमी ने पेट आगे किया और गोला तुरंत पलटकर वापस चला गया। चकित दुश्मन तुरंत कुछ उलझन में पड़ गए और एक एक कर जहाज छोड़कर समुद्र में कूद गए। चारों ओर भागते दुश्मन सेना को देखकर छोटे ताज ने भी नहीं सोचा था कि वह इतना बहादुरी का ऐसा अद्वितीय प्रदर्शन। फिर उसने दोनों हाथ समुद्र की ओर बढ़ाए और सभी जहाजों की रस्सियों को पकड़ लिया। एक पल में सैकड़ों युद्धपोत नियंत्रण खो बैठे और इस लड़ाई के बाद छोटा पांग चाओजी इंगशोंग बन गया। पूरे छोटों के देश में उसके पोस्टर लगाए गए। छोटा पांग पाई के कपड़े बिकने लगे, यहाँ तक कि बाल कटवाने जैसी छोटी बात के लिए भी एक साथ 3 टॉनी लाओशी सेवा देने लगे। ये सच में जीवन की ऊंचाई है। देखते ही देखते जब छोटू का महत्व बढ़ता गया तो जनरल के मन में और ज्यादा नफरत पैदा हो गई और अंततः उसने गद्दारी करके दुश्मन देश का रुख किया। उनसे छोटू को हराने में मदद मांगी। उसी समय छोटू को यह भी नहीं पता था कि खतरा पहले से ही आने वाला है। जल्द ही अलार्म बजने लगा। लोग इधर उधर भागने लगे। इसके तुरंत बाद एक लाल रंग का अंडा सामने आया, जिसमें बैठा हुआ था वही पैन बियन का हुआ जनरल। उसने कहा कि वह छोटू से अकेले लड़ना चाहता है, लेकिन छोटू ने जब उसकी अजीब शक्ल देखी तो हंसी छूटने वाली थी। मगर अगले ही पल मशीन अंडा अचानक रूप बदलने लगा। पलक झपकते ही वह छोटू से भी काफी ऊंचा हो गया। छोटू ने हमला शुरू किया। सोचा भी नहीं था कि वह हिलेगा नहीं और रोबोट ने भी बिना कुछ कहे उसे सीधा एक घूंसा मारा। फिर उसकी पैंट की कमर पकड़कर उठाया। हवा में लगातार हिल रहा था। इससे ऊंचाई से डरने वाले छोटे मोटे तुरंत डर के मारे चेहरा सफेद हो गया और वह केवल मजबूर होकर आत्मसमर्पण कर सकता था। और उसके इस कदम से छोटे लोग बहुत निराश हो गए, इसलिए उन्होंने उसे लकड़ी की बेड़ी पर बांध दिया और छोटे लोगों के देश से निकाल दिया। लगा कि यह अद्भुत यात्रा समाप्त हो गई है, लेकिन जैसे ही किनारे पर पहुंचा एक कप ने उसे पकड़ लिया। जब उसने फिर से अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके शरीर पर किसी ने राजकुमारी की पोशाक पहना दी है। जैसे ही वह पूरी तरह से आश्चर्य में था, कमरे ने अचानक जोरदार ढंग से हिलना शुरू कर दिया। अगले ही पल एक बड़ी लड़की ने दरवाजा खोला। असल में छोटा मोटा विशालकायों के देश में पहुंच गया था। वह डर के मारे चिल्लाने लगा, लेकिन तभी एक दूध की बोतल आकर उसके मुंह में डाल दी गई। अगले ही पल टक टक करते हुए लड़की ने बहुत मजे से उसे खेला और यहाँ तक कि उसे डायपर भी पहना दिया। छोटे मोटे ने सोचा था कि वो अपना शेष जीवन इसी तरह बताएगा, लेकिन अचानक छोटे लोगों के देश का काल उसे ढूंढते हुए आया। उसने बताया कि छोटे लोगों के देश में एक औरत आई है जो खुद को उसकी प्रेमिका बता रही है, लेकिन जनरल उसे तुरंत फांसी देने वाला है। छोटे मोटे ने सुना कि उसकी प्रेमिका खतरे में है तो वो तुरंत बैठ नहीं सका और तुरंत एक पैराशूट चुराकर दिग्गज द्वीप से भाग गया। वापस आने के बाद शॉफैट ने जनरल के साथ फिर से एक द्वंद्व करने का इरादा किया, लेकिन इस बार क्योंकि देवी आसपास देखकर रही थी, शॉफैट निर्भय होकर आगे बढ़ा। लेकिन जनरल ने रोबोट को फिर से अपग्रेड कर दिया। रोबोट ने तुरंत बिजली का प्रवाह शुरू कर दिया, सीधे शॉफैट को उल्टा कर दिया। हार न मानने वाला शॉफैट फिर से उठा, लेकिन फिर से बिजली की चपेट में आ गया। कोई मशीन में हिला। इसी संकट की घड़ी में उसने रोबोट की नजरअंदाजी का फायदा उठाकर चुपके से मशीन के भीतर के कंट्रोल रूम में प्रवेश किया और अंदर की बिजली की तारें खींच दी। छोटा मोटा जब मौका मिला एक अदृश्य किक से रोबोट को उड़ाया, फिर हाथ में मूर्ति उठाकर उसे हथियार बनाया और रोबोट पर कूदकर उसे पीटना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के पीटने के बाद रोबोट पूरी तरह से रद्दी लोहे में तब्दील हो गया और छोटे मोटे ने अंततः विजय प्राप्त की। फिल्म के अंत में काल और राजकुमारी ने खजाने को लूट लिया और छोटे मोटे और उसकी प्रेमिका ने लिलीपुट देश में सुखद जीवन बिताया।